स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज की क्लास के माध्यम से हम सभी लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल को पढ़ने वाले हैं। भक्ति काल की हमारी 10वीं क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम सभी लोग भक्ति काल के जो कवि हैं और उनकी रचनाओं पर बात करेंगे। सारे प्रश्न आपको रचनाओं से संबंधित ही देखने को मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहने वाली है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, खेल कौतुकम किसकी रचना है? देखिए, खेल कौतुकम जो रचना है वो रहीम दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये ज्योतिष संबंधी रचना है। कैसी रचना है? ज्योतिष संबंधी ये रचना मानी गई है इनकी। और इसकी भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत फारसी मिश्रित भाषा है इसकी, मिश्रित भाषा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस रचना में ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणियाँ की गई हैं। देखिए, रहीम दास की अन्य जो रचनाएं हैं उसमें मदनाष्टक, इसी तरह से रहीम दोहावली भी है। रहीम दोहावली काफ़ी चर्चित रचना है। एक बरवय नायिका भेद भी इनकी रचना है। बरवय नायिका भेद। देखिए, खेल कौतुकम इसको जो है खेट कौतुकर्म भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सूरदास की रचना साहित्य लहरी मुख्य रूप से किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा। दृष्टकूट पद और नायिका भेद। देखिए, दृष्टकूट जो पद हैं इसका अगर अर्थ कहा जाए तो जिसका जो है सीधे सीधे जिस पद का अर्थ समझ में नहीं आता उसको दृष्टकूट पद कहा गया है। और इसमें पदों की संख्या 118 है। इसकी शैली की अगर बात करें तो अर्थगोपन शैली है। अर्थगोपन शैली इसका अर्थ है गूढ़ अर्थ वाली, जिसका अर्थ जो है सीधे सीधे समझ में ना आए। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत कवितावली की भाषा शैली और मुख्य छंद विधान क्या है? देखिए, कवितावली की जो भाषा शैली और मुख्य छंद विधान क्या है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है, सभी को पता होगा लगभग। ब्रज भाषा और कवित्त और सवैया जो है छंद विधान इसका है, कवित्त और सवैया। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना को उनकी तार्किक कुशलता और भाषा संपादन के कारण जड़िया उपाधि का आधार माना गया है? यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए रास पांचाध्यायी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, रोला छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। बात करें रास पांचाध्यायी, इसमें जो है अनुपम शब्द योजना और काव्यात्मक जड़ाई के कारण और कवि गढ़िया नंददास जड़िया कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें दोस्तों रास पांचाध्यायी के बारे में तो वियोगी हरि ने इसको हिंदी का गीत गोविंद कहा है। क्या कहा है? हिंदी का गीत गोविंद। किसने कहा है? तो वियोगी हरि ने कहा है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, दादू दयाल की रचनाओं का संपादन उनके शिष्यों जो कि संत दास और जगन्नाथ दास ने किस नाम से किया है? बताना है आपको। हरडेवाणी नाम से किया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, हरडेवाणी। देखिए, संत दास और जगन्नाथ ने किया था, बाद में रज्जब ने जो है इनकी जो रचनाओं का संकलन है हरडेवाणी, और इसको जो है अंगवधू का नाम दिया था। अंगवधू किसने? तो रज्जब ने। अगला प्रश्न देखिएगा, कुतुबन कृत मृगावती काव्य में नायक राजकुमार किस राज्य के राजा का पुत्र था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रपुर या फिर चंद्रनगर भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, चंद्रनगर। देखिए, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मृगावती जो रचना है ये 1503 की काफ़ी चर्चित रचना मानी जाती है। कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न आपका है, सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य दार्शनिक और वैचारिक उद्देश्य क्या है? आज की जो क्लास के प्रश्न हैं ये थोड़ा सा हार्ड लेवल के प्रश्न रहने वाले हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। रटे रटाए प्रश्न ये सारे प्रश्न आपके नहीं हैं। देखिए, सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य दार्शनिक और वैचारिक उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सगुण भक्ति और प्रेम तत्व की निर्गुण ज्ञान पर विजय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, सगुण भक्ति और प्रेम की निर्गुण ज्ञान पर विजय भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य दार्शनिक और वैचारिक उद्देश्य माना गया है। अगला प्रश्न हमारा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन विस्तार से किया है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तरकांड। ये सबसे अंतिम कांड है और इसी कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विस्तार से किया है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। देखिए, कलयुग के लक्षणों, सामाजिक विसंगतियों,
भक्ति के महत्व का विशद वर्णन इन्होंने इसमें किया है उत्तरकांड में। अगला प्रश्न देखिए, रसखान कृत प्रेम वाटिका, रसखान की रचना है प्रेम वाटिका की जो रचना का मुख्य विषय क्या है, इस रचना का मुख्य विषय क्या है और किस छंद में रचित है। देखिए विषय और छंद पूछा गया है प्रेम वाटिका का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए प्रेम का निरूपण, मुख्य विषय क्या है, प्रेम का निरूपण, और इसका छंद जो है ये दोहा छंद, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। सूफी प्रेमाख्यानक मधुमालती के रचयिता मंझन ने, देखिए यहाँ से आपकी जो रचनाएं हैं वो तैयार होती चल रही हैं। प्रश्न को मैंने इस तरह से बनाया है कि इसमें कई सारे चीज़ अपने आप जो है शामिल हैं, तो यहाँ से आपको छोटी छोटी चीज़ें तो प्रश्न के माध्यम से ही समझ में आ जाएंगी कि कौन सी रचना किसकी है, लेकिन उसके अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से वो चीज़ें हमको समझना है। तो सूफी प्रेमाख्यानक मधुमालती के रचयिता मंझन ने इसमें नायक के पुनर्जन्म और बहुपत्नीत्व के अभाव को दिखाया है। इस काव्य का नायक कौन है, इस काव्य का नायक कौन है, यहाँ पे मनोहर सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मनोहर। देखिए नायिका इसमें मधुमालती हैं और अन्य सूफी जो काव्य हैं उसमें जो है बहुपत्नी यानी कि नायक की 2-3 पत्नियों को दिखाया जाता है, लेकिन इसमें जो है मधुमालती में इस चीज़ का अभाव है, बहुपत्नीत्व का अभाव दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचना नरसिंह जी का मायरा मूलतः किसके सहयोग या प्रेरणा से रचित मानी जाती है। कुछ प्रश्न आपको नए लग रहे होंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर जगह इस तरह के प्रश्न नहीं मिलते हैं। मीराबाई की रचना नरसिंह जी का मायरा मूलतः किसके सहयोग या प्रेरणा से रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11 सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए रत्ना खाती, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। और नरसिंह जी रामायरा जो रचना है दोस्तों ये ब्रज भाषा और राजस्थानी मिश्रित भाषा देखने को इसमें मिलती है। अगला प्रश्न, अष्टचाप के कवि कृष्णदास की प्रमुख रचना का नाम क्या है और अष्टचाप में उनका प्रशासनिक स्थान क्या था। देखिए जुगलमान चरित जो है ये कृष्णदास की प्रमुख रचना के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अष्टचाप में उनका प्रशासनिक स्थान पूछा गया तो श्रीनाथ जी के मंदिर के एक अधिकारी थे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की किस रचना को ब्रज भाषा का वेद या उनके हृदय का पूर्ण उद्गार माना जाता है जिसमें आत्मनिवेदन की प्रधानता है। देखिए सही उत्तर इसका क्या होगा, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो रचना है इसको ब्रज भाषा का वेद कहा गया है और इसमें आत्मनिवेदन की प्रधानता भी देखने को मिली है। विनय पत्रिका सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। इसमें कलयुग के विरुद्ध जो है राम के दरबार में एक अर्जी पेश की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, गुरु नानक देव जी की वाणियों का संकलन आदि ग्रंथ जिसको कहा गया है गुरु ग्रंथ साहिब है कि किस महले देखो यहाँ भाग को महिला कहा गया है में संकलित है और उनकी कौन सी रचना दर्शन का सार है। गुरु नानक देव जी की वाणियों का संकलन जो है गुरु ग्रंथ साहिब के किस महले या भाग में संकलित है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिला 1 में यानी कि भाग 1 में। और पूछा गया उनकी कौन सी रचना दर्शन का सार है, तो जप्पू जी उनकी रचना जो है दर्शन का सार है। प्रश्न है, सुंदरदास की प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास जिसका नाम है किस भाषा में है और वे निर्गुण संतों में किस कारण विशिष्ट माने जाते हैं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इनकी जो सुंदर विलास की भाषा है ये परिष्कृत भाषा है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और सुंदरदास जी के बारे में कहा गया है कि सबसे अधिक जो है ये शिक्षित और शास्त्रज्ञ माने गए हैं। देखिए जितने भी संत कवि हैं उसमें सबसे अधिक शिक्षित अगर पूछा जाए और व्याकरण सम्मत परिष्कृत ब्रज भाषा लिखने वाले कवि सुंदरदास जी थे और सुंदर विलास की रचना सवैया छंद में इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, रामानंद के संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए रामानंद की किस संस्कृत रचना में उनकी गुरु परंपरा और वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी श्री रामार्चन पद्धति, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास की रचनाएं किस संप्रदाय या परंपरा के अंतर्गत आती हैं और उन्होंने राम भक्ति में किस नए तत्व का समावेश किया है। यहाँ पे देखिए स्वामी अग्रदास की रचनाएं रसिक संप्रदाय के अंतर्गत आती हैं, राम भक्ति में माधुर्य भाव या रसिक भावना का समावेश इन्होंने किया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। देखिए सीताराम को जो है नायक और नायिका मानकर उनकी रसिक क्रीड़ाओं का वर्णन इन्होंने अपनी रचना ध्यान मंजरी और अष्टयाम में किया है।
हितहरी वंश की मुख्य ब्रजभाषा रचना का क्या नाम है? हितहरी वंश की कौन सी ऐसी रचना है जो ब्रजभाषा में है मुख्य रचना, और उन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? देखिए, हित 84 की रचना है और इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न है, कवि गंग किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे और उनकी कौन सी रचना गद्य विधा की प्रारंभिक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है? कवि गंग जो है ये अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इनकी जो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये रचना गद्य विधा की प्रारंभिक महत्वपूर्ण कृति के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि रहीम ने बरवे नायिका भेद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की और इस छंद का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर आपको बताना है। तो अवधी भाषा में इसकी रचना की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। और इस छंद का जनक जो है स्वयं रहीम को ही माना जाता है। रहीम स्वयं इस छंद के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, नरहरि दास कृत पौरुषेय रामायण किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? बताइए। सही उत्तर आपको बताना है। राम कथा पर आधारित नाटक संवादात्मक काव्य है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। अगला देखिए, नाभादास कृत भक्तमाल जो इनकी रचना है लगभग जो है 1585 ईस्वी की रचना है। इसकी मुख्य भाषा क्या है और इसमें किस छंद का प्रयोग जीवन चरित्र लिखने के लिए किया गया? सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 का। देखिए, ब्रजभाषा सही उत्तर आपका हो जाएगा। ब्रजभाषा भक्तमाल जो रचना है इसकी मुख्य भाषा ब्रजभाषा है। इसकी जो मुख्य भाषा है ब्रजभाषा है। और छंद की अगर बात करें तो छप्पा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। छप्पा छंद। देखिए, भक्तमाल जो रचना है इसमें 200 भक्त कवियों के चरित्र का वर्णन किया गया है और इसमें छंद की संख्या पूछी जाए तो 316 छप्पा छंदों में ये लिखा गया है। भाषा इसकी प्रौढ़ ब्रजभाषा है। कैसी? प्रौढ़ ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखिएगा, वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत का क्या नाम है? देखिए, वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत का क्या नाम है और उनकी कौन सी अधूरी रचना को उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था? वल्लभाचार्य के जो दार्शनिक मत है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। और उनकी अणुभाष्य जो रचना है ये अधूरी रह गई थी, जिसको इनके पुत्र ने जो है पूरा किया था। अगला प्रश्न है, अष्टचाप के किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? देखिए, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे पूछा गया है, और उनकी मृत्यु पर किसने कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछ लेनो हो सो लो। तो ये जो है विट्ठलनाथ ने कहा था, बहुत ही दुखी होकर के सूरदास की मृत्यु पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित निरंजनी संप्रदाय की रचनाओं का दार्शनिक झुकाव किस ओर है और यह संप्रदाय मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय था? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी। रचनाओं का जो दार्शनिक झुकाव था वो नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी की तरफ था और यह संप्रदाय मुख्य रूप से राजस्थान में था। राजस्थान के डीडवाना में। कहाँ? डीडवाना। अगला प्रश्न हमारा है, जायसीकृत मलिक मोहम्मद जायसीकृत जो पद्मावत है के अंत में जो उपसंहार खंड है उसमें तन चितौर मन राजा कीन्हा जैसी पंक्तियाँ आती हैं। इस शैली के कारण आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को कैसा काव्य माना है? इस शैली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को कैसा काव्य माना है? देखिए, समासोक्ति काव्य माना है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। समासोक्ति काव्य। इसमें जो है प्रस्तुत कथा के साथ साथ अप्रस्तुत आध्यात्मिक अर्थ भी जो है समानांतर रूप से व्यंजित होता है। तो समासोक्ति काव्य ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। देखिए, चतुर्भुज की प्रमुख रचनाओं का नाम क्या है और वे अष्टचाप के किस प्रसिद्ध कवि के पुत्र थे? चतुर्भुज की रचना जो प्रमुख रचना का क्या नाम है? प्रमुख रचना का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 28। तो सही उत्तर हो जाएगा द्वादश यश और भक्ति प्रताप। देखिए, ये जो है कुंभनदास के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शेख नबी कृत सूफी प्रेमाख्यान ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की, इसका मुख्य महत्व क्या है और उसमें नायक नायिका की कथा है?
और किस नायक नायिका की कथा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा इसमें है, जिसमें सूफी मत के साथ हिंदू दर्शन का समन्वय भी देखने को मिलता है। तो आज की प्रश्न का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं इसी तरह की नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।